नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर परेशान हैं या कंफ्यूज्ड है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार साबित होते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में उठने वाले करियर को लेकर सवालों के जवाब देते हैं और शिक्षा का स्तर बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ महू से अनिरुद्ध कुशवाहा मौजूद हैं, जो एक ही कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। लक्ष्य में आपका स्वागत है अनिरुद्ध जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज का। जी चलिए, तो आज के लक्ष्य कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा के साथ। सबसे पहले मैं चाहूंगी अनिरुद्ध जी, आप अपना और आपके एक ही कोचिंग क्लासेस का हमें परिचय दें, दर्शकों को बताएं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं, किस तरह आपकी कोचिंग चल रही है, कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बंसल न्यूज का और उसकी टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर मैं बात करूं अपनी कोचिंग की, तो जब भी हम महू शहर से पीथमपुर की तरफ जाते हैं तो एक छोटी सी कॉलोनी पड़ती है महू नीमच रोड में, आदित्य विहार कॉलोनी, जिसमें छोटी सी हमारी कोचिंग है, जिसमें 100 से 150 बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हमारी कोचिंग में 1 से 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है और 1 से 12वीं तक के लगभग सभी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। 1 से 10 तक के सारे सब्जेक्ट और 11वीं और 12वीं में हम पीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। हमारी कोचिंग में सबसे पहले तो हम ये ध्यान देते हैं कि बच्चे जब आते हैं, इंटर लेते हैं, तो हम उनका एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं क्लास के मुताबिक। बच्चा अगर 5वीं में आता है तो 4th लेवल के क्वेश्चन, 6 में आता है तो 5th लेवल के क्वेश्चन, और क्वेश्चन टेस्ट लेने के बाद हम ये तय करते हैं कि बच्चे पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, इसको किस लेवल को नॉलेज देने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और बात करें कि कितने साल से है, तो हमारा इंस्टीट्यूट लगभग 2018 से रन कर रहा है। हमने 2 बच्चों से शुरुआत करी थी, आज 100 से 150 बच्चों की स्ट्रेंथ है और शानदार चल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो कोचिंग है, बच्चों को सिंपल वे पे हम कोशिश करते हैं कि सिंपल वे पे उनको पढ़ाएं, ज़्यादा क्रिटिकल तरीका ना लें। खेल खेल में मैथ सिखाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जो घरेलू प्रैक्टिकल सामान उपलब्ध हो सकते हैं उनसे बच्चों को सिखाना, इस प्रकार से हम कोचिंग में बच्चों को नॉलेज देते हैं। जी, तो 1 से 12th क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, आपने बताया। मैं पूछना चाहूँगी कि कोचिंग क्लासेस की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक ही कोचिंग क्लासेस बच्चों को ऐसा क्या अलग प्रोवाइड करता है, ऐसे क्या आप अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं? जी मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आज इसी लेवल के क्वेश्चन की ज़रूरत है आज के तौर पर कि हम ऐसा क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ मैम कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं, तो जब बच्चा पढ़ के निकलता है क्लासरूम से बाहर, तो बच्चा हंसते हुए निकलता है और कहता है कि सर हमको 10 मिनट और टाइम दे दीजिए, हमको यहीं बैठ के करना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं मैथ पढ़ाऊँ या फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर हमारे इधर होते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को सिंपल वे पे और उसको एक प्रैक्टिकल के साथ साथ, प्रैक्टिकल के इक्विपमेंट के साथ साथ हम बच्चों को नॉलेज दें। और बच्चों को मेरी जब कोशिश रहती है, जब मैथ के क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को कभी मायूस नहीं होने देता। मेरा मकसद ये रहता है कि बच्चा अगर 1.5 घंटे की क्लास ले रहा है, तो बच्चा 1.5 घंटे उसके चेहरे पे प्रॉपर मुस्कान बनी रहे और मुस्कुराते हुए कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करे। मैथ का शिक्षक वही शिक्षक सफल होता है जो कठिन से कठिन क्वेश्चन बच्चे को समझा दे और बच्चे के माथे पर सिकन ना आए। यही सबसे बड़ी शिक्षा की और सबसे बड़ा शिक्षक वही माना जाता है मेरे हिसाब से। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को सिंपल वे पे समझाने की कोशिश करें। जी, एक स्टूडेंट की लाइफ की हम बात करें तो समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए होता है। ऐसे में आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि उनका टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस आप अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के समय में देखा जाए, जहां सोशल मीडिया की इतनी होड़ है, आज के समय में बच्चों को अगर समय प्रबंधन का ज्ञान दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी कोर्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा।
तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को सेमिनार के माध्यम से बच्चे को अलग अलग पर्सनल काउंसलिंग दे करके हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये समझाएं कि समय मैनेजमेंट की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, वीक सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है। हम बच्चे को शुरू से ही, जब से ही एडमिशन लेता है तब से ही बच्चों को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरह अगर समय प्रबंधन करोगे, खाने का कब टाइम है, सोने का कब टाइम है, खेलने का कब टाइम है, सोशल मीडिया में कब एक्टिव रह सकते हो, तो हम ये तमाम चीज़ों का ज्ञान बच्चों को देते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम सोशल मीडिया की ही बात करें तो सोशल मीडिया से भी बचा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम यूज़ करें, हम ऐसी बच्चों को सलाह देते हैं। जी, यदि हम जैसे कि आप बता रहे थे कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, आप बच्चों को बताते हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो 10th से लेकर 12th के बच्चे होते हैं, उनको इन 3 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है। कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होता है। तो जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है, उससे आप कैसे कोप अप करते हैं? मैम, सबसे पहले तो बच्चे के अंदर का डर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा अगर ये कहता है कि मैं मैथ में वीक हूँ या केमिस्ट्री में वीक हूँ या फिजिक्स में वीक हूँ, तो मैम वो वीक नहीं होता। वास्तव में अगर वो 10th लेवल तक पढ़ के आया है तो वीक नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर का डर, उसकी घबराहट और उसके अंदर की जो प्रतिभा है उसको अपन डर ख़त्म करके उसके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने की ज़रूरत है। और उसके अंदर एक इंडरेंस भरने की ज़रूरत है, उसको इंथुजियाज़म करने की ज़रूरत है कि बच्चा वो समझे। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों को सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप डरिए मत, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के बच्चे रिवीजन नहीं करना चाहते। अगर बच्चा रिवीजन करना चाहे, जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई, स्कूल में पढ़ाई गई या कोचिंग में पढ़ाई गई, अगर बच्चा रिवीजन करना उसको शुरू कर दे, बार बार रिवीजन करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है और बच्चा आगे बढ़ सकता है। अनिरुद्ध जी, जैसे आपने कहा कि आप मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, अक्सर सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट कहे तो वो मैथ्स होता है। तो आप लोगों को मैथ्स कैसे, आप स्टूडेंट्स को मैथ्स आसान आप कैसे करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैथ्स अक्सर लोगों के लिए बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है? जी जी मैम, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है कि अपन कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को सबसे पहले हम उस चैप्टर में, कोई भी चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू करना है या 12th में कैलकुलस चैप्टर शुरू करना है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उस चैप्टर के बारे में जितनी बेसिक नॉलेज है, उसमें कौन सी मेथड्स यूज होनी है, उसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होने हैं, उसमें कौन से की पॉइंट्स यूज़ होने हैं, ये तमाम चीज़ें हम बच्चों को पहले से ही सिखा देते हैं, ताकि जब बच्चा क्वेश्चन करने बैठे तो उसको ये ना सोचना पड़े कि इसमें कौन सी मेथड लगेगी, कौन सा फार्मूला लगेगा। और बच्चों को इतनी बार बार प्रैक्टिस करा देते हैं हम फार्मूले की कि बच्चा जब क्वेश्चन करने बैठता है तो उसको ये दिक्कत ही नहीं आती कि मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं या क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, तो उसको समझ ही नहीं पड़ती। वो पहले से ही चीज़ों का ज्ञान रहता है उसको, तो क्वेश्चन आसानी से कर लेता है और हंसते हुए कर लेता है। बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को बच्चों के लिए आसान बनाना कई टीचर्स के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आगे का सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, IIT JEE, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे देश में मानी जाती है। इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों की, क्या खास तैयारी इन एंट्रेंस के लिए होती है? जी मैम, बच्चा सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो कंफ्यूज है आज अपने करियर को लेकर के। इस तरह में बच्चा सबसे ज़्यादा, अगर कोई बच्चा मैथ लेके आगे निकलना चाहता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, और इंजीनियरिंग में पहली चॉइस होती है उसकी JEE, और JEE के बाद वो कहता है कि सर मेरे को IIT करना है, क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को पहले तो इसके बारे में बताते हैं कि JEE क्या है। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मैम ये, और इसके एग्ज़ाम को क्लियर करके हम भारत के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, IIT, NIT, जितने भी इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, इसके द्वारा हम एडमिशन ले सकते हैं। हम बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि जैसे 10th, 11th, 12th में जब बच्चा पढ़ता है तो उसको उस लेवल के क्वेश्चन, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो उसमें क्वेश्चन आते हैं, हम चिन्हित करते हैं, और बुकों में इस तरह के क्वेश्चन पहले से ही दिए रहते हैं। तो जब भी हमें टाइम मिलता है बोर्ड के क्वेश्चन के अलावा, तो हम बच्चों को पहले से ही बताते रहते हैं कि ये क्वेश्चन नीट के लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन IIT के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले से ही बच्चों को कोशिश करते हैं कि कराएं। बाकी तो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जा करके ये सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं।
जितना संभव हो सकता है बोर्ड की क्लासों में 12 तक, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को आसान भाषा में उनको समझाएं। जी अनिरुद्ध जी, हम देखते हैं कि बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, उसके पहले और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम लगातार दिनों में होती है, बहुत ही कम डिफरेंस टाइम इनको मिलता है। ऐसे में जब आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटीज़ भी रेफ़र करनी पड़ती है, बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी बोर्ड्स की किताबें होती हैं। ऐसे में एग्ज़ाम्स के बीच में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप ऐसे में बच्चों को कैसे आप गाइड करते हैं? जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बच्चा उस समय पर 16-17 साल का होता है, तो उस समय बच्चे के अंदर डर तो स्वाभाविक है कि वो कई एग्ज़ामों को लेकर के, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, किसी बच्चे के एमपी बोर्ड के हैं, किसी के सीबीएसई बोर्ड के हैं, और उसी टाइम पे जेईई के पेपर आ जाना ये एक थोड़ी सी कठिन बात हो जाती है। तो सबसे पहले हम बच्चों को यही समझाते हैं कि डरना नहीं है। अगर डर के पेपर देंगे तो कोई भी पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तो डरना नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो होनी चाहिए कि अगर 12th में बच्चा है तो 12th का पेपर अच्छा दे, प्री बोर्ड का चल रहा है तो प्री बोर्ड का दे, मेन बोर्ड का चल रहा है तो बोर्ड का पेपर दे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जेईई मेंस की पेपर की तैयारी करे, और अगर डरने की उसको कोई बात नहीं होती तो हम सबसे पहले बच्चे को अंदर से डर निकालते हैं कि बच्चा डरे ना। अगर बच्चे के अंदर का डर निकल गया तो मेरे को लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्लियर करेगा, बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाएगा, जेईई का भी पेपर वो क्लियर कर सकता है। जी, मतलब पहले से ही तैयारी उसकी शुरू कर दी जाती है। और सबसे अहम आपने कहा कि डर आप पहले बच्चों के अंदर का निकालते हैं, क्योंकि जब डर निकल जाता है तो बच्चे पढ़ने में आसानी से उसको कोप अप कर लेते हैं। एक क्लास में अनिरुद्ध जी अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहीं कुछ बच्चे जो होते हैं जो उन्हें समझने में देर लगती है। तो ऐसे एकेडमिकली वीक बच्चों के लिए आप क्या खास एफर्ट्स लगाते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? जी मैम, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे बहुत वीक हैं उनको तो मैं पहले अलग से काउंसलिंग उनकी करता हूँ कि बच्चे को प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। कोई बच्चा क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो कोई बच्चा पिकअप ही नहीं कर पाता, किसी बच्चे का ध्यान ही नहीं लग पाता पढ़ाई में, उसका मन ही नहीं लग पाता। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एडिक्ट होता है गेम्स में। आजकल बहुत सारे गेम्स है, प्लेटफॉर्म में बहुत सारे गेम हैं, तो बहुत सारे बच्चे एडिक्ट होते हैं। पढ़ाई में कोई बच्चा मेरे को लगता है कमज़ोर नहीं होता, मन का कमज़ोर बच्चा होता है कि उसका मन ही नहीं लग पाता, और मन इसलिए नहीं लग पाता कि उसका मन कहीं और लगा रहता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों से बात करें, उसको इम्पोर्टेंस ही आप स्टडी समझाएं कि पढ़ाई का क्या महत्व है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को मैं समझाऊं कि पहले पढ़ाई का क्या महत्व है, उसके द्वारा उसका फ्यूचर बनना है, और जिस दिन उसको अपने फ्यूचर का डर होगा तो मेरे को लगता है कि बच्चा पढ़ने लग जाएगा और आसानी से चीज़ों को पिकअप करने लग जाएगा। तो उसके अंदर मैं पहले से इच्छा शक्ति जागृत करता हूँ कि उसके अंदर अगर प्रबल इच्छा शक्ति होगी, उसके अंदर भूख होगी, तो पढ़ाई करेगा, मेरा ऐसा मानना है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही अनिरुद्ध जी कि आप पहले बच्चों को ये इम्पोर्टेंस एहसास दिलवाते हैं कि पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है, और उनके अंदर का डर निकालते हैं। साथ ही ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि कोई भी पढ़ाई में कमज़ोर नहीं होता, किसी भी बच्चे का मन कमज़ोर होता है या भटका हुआ होता है। अगर हम आगे बात करें कि आप रिजल्ट्स अगर किसी के कंटिन्यूसली वीक आ रहे हैं या मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसमें आप कैसे मदद करते हैं? जी मैम, मैं पहली चीज़ कि मैम किसी भी चीज़ का रिजल्ट निगेटिव आना संभव है। आज के इतने भीड़ में, इतने कंपटीशन में हर बच्चा टॉपर मैम नहीं हो सकता। टॉपर और जो नीचे का बच्चा है उसमें हम लोगों ने उसका क्राइटेरिया फिक्स किया है, और एक समाज ही बच्चे को डराता है कि बच्चा फेल हो गया। मुझे लगता है कि जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है तभी कोई बच्चा पीछे आता है, क्योंकि एक बच्चे का स्थान दूसरा ले लेता है। हर बच्चा क्लास का टॉपर नहीं हो सकता। तो मेरी बात मैं ये समझाता हूँ बच्चे को कि डरना नहीं है। और दूसरी चीज़, बच्चे के अंदर जो डर है उसको डर पैदा करने का सबसे मेन कारण जो है उसकी फैमिली होती है। कोई बच्चे को बहुत प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें इतने मार्क्स ही लाना है, इतने परसेंट ही लाना है। तो मैं उनकी फैमिली को भी कभी कभी समझाता हूँ कि आप बच्चे को डराइए मत। किसी बच्चे के 90% आ जाते हैं, लेकिन उनको ये टेंशन रहता है कि 100 में 100 क्यों नहीं आए। तो मेरी कोशिश ये रहती कि बच्चे को निगेटिविटी से हम हटाएं, उसके अंदर की जो निगेटिविटी है उसको हम हटा दिए तो मुझे लगता है कि बच्चा बहुत आगे करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा डरे ना, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। रिजल्ट जिस दिन आता है तो बच्चों से प्रॉपर फ़ोन में बात करना। जिस बच्चे कम परसेंट आते हैं तो उसको समझाना कि कोई दिक्कत नहीं है, सब होता रहता है। तो बच्चे को हम समझाते बहुत हैं कि बच्चा डरे ना, बच्चा कोई गलत कदम ना उठाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चा फ्रेंडली रहे, बता सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके,
तो मुझे लगता है कि बच्चा अच्छा करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने अनिरुद्ध जी, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। अब मैं बात करूंगी करियर काउंसलिंग की, क्योंकि बच्चे अक्सर इस स्टेज में जब वो 10th और 12th में होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि साइंस फील्ड में जाना है, कॉमर्स फील्ड में जाना है, या अगर साइंस में है तो मैथ्स लेकर आगे बढ़ना है या बायो लेकर आगे बढ़ना है। तो आप करियर काउंसलिंग कैसे करते हैं बच्चों की? जी मैम, मैं संडे टू संडे हमारे इधर काउंसलिंग के लिए मैं खुद जो है तो सेमिनार लेता हूं, और जो भी हमारे एक्सपर्ट है, जो बच्चे बहुत आगे पढ़ के निकल गए, बड़े बड़े कॉलेजों से इंजीनियरिंग या कुछ अच्छा कर लिया है, तो उनको भी समय समय पर बुलाते हैं और बच्चों को ये उनसे बात कराते हैं कि आप इनसे पूछिए क्वेश्चन कि आप करना क्या चाहते हो। कई बार मैं भी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बच्चों से पूछ के उनका दिशा निर्देशन करता हूं कि आप अगर बायो लोगे तो क्या कर सकते हो, मैथ लोगे तो क्या कर सकते हो, कॉमर्स की फील्ड में जाओगे तो क्या कर सकते हो। और उसके बाद हम संडे की जो क्लास होती है उसमें हम बच्चों को यही समझाते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर के इतने सारे कोर्स कर सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, इस जहाँ आप एडमिशन लोगे तो उसकी इतनी फीस लगेगी, यहाँ एडमिशन लोगे तो इसकी इतनी फीस लगेगी। तो बच्चे को हम प्रॉपर 10th में इतना मजबूत कर देते हैं कि मेरे को लगता है कि उसको 11th 12th आता है तो उसका पूरा रास्ता सेटअप हो जाता है कि हमको जाना किधर है। तो हम बच्चे की नींव ही मजबूत करने की कोशिश करते हैं, बाद में बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बच्चे की नींव मजबूत हो जाती है, क्योंकि 10th और 12th का समय ऐसा समय होता है कि जब वो अपने करियर की पीक पे होता है, अपनी एजुकेशन की पीक पे होता है, और वहीं से सब कुछ डिसाइड होता है कि आगे वो कैसा करेगा, आगे वो कहाँ आगे बढ़ेगा, किस फील्ड में जाएगा। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि बच्चों के बारे में हमने बात की कि आप बच्चों के मन से तो डर निकालते हैं, लेकिन ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अक्सर बच्चे अगर पढ़ाई में कमज़ोर हों या वो जो करना चाहते हैं वो करना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप पेरेंट्स से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैम, ये बहुत बड़ी समस्या का क्वेश्चन है। मैं एक स्कूल में भी जाता हूँ, संस्कार एकेडमी सागौर में स्कूल है एक, मैं उसमें भी लेक्चर लेता हूँ फिजिक्स और मैथ के, और कोचिंग में भी मैं पढ़ाता हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं टीचरों को भी और बच्चों को भी। तो हमारा यही कहना रहता है कि बच्चे की कंपेयर ना करें कि ये हमारा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, ये बच्चा इतने मार्क्स क्यों लाता है। तो पहली चीज़ कि बच्चे के सामने बच्चे की कंपेयर ना करें। जिस दिन बच्चे की कंपेयर हो जाती है तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। तो पेरेंट्स को मैं यही समझाता हूँ कि परसेंट के पीछे मत भागिए। बच्चे को जिस दिन नॉलेज हो जाएगा तो परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो और कंपेयर ना करें। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे की दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें, इससे बच्चे पर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। और अगर बच्चा एक बार निगेटिविटी में चला गया तो उसको बराबर मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा पेरेंट्स से यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि बच्चे की कभी भी कंपेयर ना करें और बच्चे को स्वच्छंद रहने दें, बच्चे को खेलने भी दें। बच्चे को अगर मोबाइल में वो चलाता है तो मोबाइल उसको चलाने दें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में नहीं कम करा सकते, हम खुद नहीं कम कर सकते अपना मोबाइल चलाना। दिन में कोई भी बच्चा होगा वो मोबाइल चलाएगा ही चलाएगा, क्योंकि वो आदत बन चुकी है, वो जीने का जरिया बन चुका है मोबाइल आज की डेट में। तो पेरेंट्स परेशान ना हो, बच्चे को बस सचेत करते रहें, गलत रास्ते में ना जाने दें। बाकी पढ़ाई में हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, कोई थोड़ा ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, उसको पेरेंट्स को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि कमियां सब में है, बच्चे में भी है, पेरेंट्स में भी है, टीचरों में भी है। तो कमियां स्वीकार करनी पड़ेगी बच्चे की, क्योंकि वो बच्चा है। बिल्कुल सही कहा आपने अनिरुद्ध जी, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करें, उन्हें लगातार गाइडेंस देते रहें, लगातार उनके साथ बने रहें, उनसे पूछते रहें कि कैसी उनकी पढ़ाई चल रही है, उनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, तो बच्चे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक टैबू के बारे में, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल हर किसी के हाथ में है और आज बच्चों के हाथ में फ़ोन तो ज़रूर होता है। तो सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन भी है, वहीं कई बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा हेल्पर, बहुत अच्छा ट्यूटर भी है। तो सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, एक कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अगर चित्त है यानी कि नेगेटिव है, तो दूसरा पट्ट यानी कि पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को, जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, आज की डेट में अगर हम देखें कि जब बच्चों की मम्मियाँ काम करती हैं तो बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं और बच्चा 2 साल का 3 साल का बच्चा मोबाइल से खेलता रहता है और मम्मियाँ काम करती रहती हैं। तो लत लगाने का जो श्रेय है वो खरीद के मोबाइल कौन देता है? मम्मी पापा देते हैं। तो सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि इसके दोषी कौन है? मम्मी पापा हैं।
बच्चा अगर रोता है तो उसको रोने दे, मोबाइल देने की क्या ज़रूरत है, आप कम दीजिए मोबाइल उसको। अगर बच्चा एडिक्ट हो गया है तो उसको धीरे धीरे कोशिश करिए, एक दिन में कोई भी एडिक्शन छुड़ाया नहीं जा सकता है, ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स समझते नहीं हैं। इसी बात का तो रोना है, क्योंकि शिक्षा जो आज क्वालिटी कम हो रही है एजुकेशन की, वो सबसे बड़ा रोल कर रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इसमें ढेरों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, उसको छोड़ने में उसको बड़ी मुश्किल होगी, तो उसको धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी बच्चे के पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी और टीचर को भी प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा, तब जाके ये चीज़ें हैंडल होगी मैम। और सोशल मीडिया जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिविटी के लिए भी हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप दुनिया में वो तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। तो मेरे लोग को लगता है कि सोशल मीडिया के दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तो जहाँ जैसा यूज हो सकता है तो उसको मेरे को लगता है पॉजिटिव के लिए यूज़ करना चाहिए। एक लाइन तो आपने बहुत अच्छी कही कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सोशल मीडिया किसी अच्छे के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वहीं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, और ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, साथ ही टीचर्स की भी, कि वो फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहे। जितना भी वो काम करे वो अपना काम मैन्युअली करे, ऑन पेपर करे, कॉपी पेन पर करे, ना कि ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करे। आगे मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ टिप्स दें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को लेकर, कि किस तरह वो अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाए, किस तरह वो और ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। मैम, मैं सबसे पहले आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा सारे बच्चों को कि सबसे पहले तो आप ये पॉइंट नोट करें अपने आप में अंदर से ही कि कौन सा सब्जेक्ट हमको कठिन लग रहा है। जो सब्जेक्ट कठिन लगता है सबसे पहले उसको चिन्हित करें, उसमें से कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है उसको चिन्हित करें, अपने टीचर से बात करें। और टीचर से जब आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई भी सलूशन मिल नहीं सकता, किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ टिपिकल है तो उसका सलूशन है। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे और टीचर मिल करके बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। तो बच्चों को मेरा ये कहना है कि आप लोग पहले ध्यानपूर्वक ये बैठिए, अपने अंदर ये देखिए कि हमको कौन सी चीज़ कठिन लग रही है, उस चीज़ को निकाल करके टीचर के सामने रखें, उसका सलूशन ढूंढें। और जो सब्जेक्ट आपको ये लगता है कि सरल लगता है उसको थोड़ा सा कम समय दे करके, जो सब्जेक्ट कठिन है उसको बार बार रिवाइज़ करिए। मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा बच्चे रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट सरल होता जाता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे। और मैं बच्चों को जो बोर्ड के एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं बच्चों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक टिप्स जो हमेशा बच्चों को सक्सेसफुल करता है, कि अगर आप 1 घंटे किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो मेरे को लगता है कि 40 मिनट पहले बच्चे को उसको रिवीजन करना है पिछला, और 20 मिनट ही उसको आगे की पढ़ाई पढ़ना है, नया चैप्टर पढ़ना है। अगर वो 40 मिनट रिवीजन करता है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी कवर होती जाएंगी, वो भूलेगा नहीं। और 20%, अगर 40:20 का रेशियो रखेगा पढ़ाई में, तो मेरे को लगता है कभी भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, आगे ही जाएगा और सक्सेस होके बाहर निकलेगा। जी अनिरुद्ध जी, ये फॉर्मूला जो आपने हमारे दर्शक स्टूडेंट्स के लिए दिया है, ये ज़रूर मुझे लगता है कि वो इस्तेमाल करेंगे और उनके बहुत काम भी आएगा। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि बंसल ग्रुप का शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान आप देखते हैं? मैम, बंसल ग्रुप का अब मेरे पास शब्द नहीं है। बंसल ग्रुप जो काम कर रहा है आज के डेट में, किसी भी क्षेत्र में हो, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और न्यूज़ के द्वारा जो काम दिखा रहे हैं लोगों को, मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। आज की डेट में जब राजनीतिक सांप्रदायिक न्यूज़ तमाम चैनलों में चल रही हैं, उसमें अगर बंसल न्यूज़ शिक्षा का भी काम कर रहा है, शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ा रहा है, बच्चों को, टीचर को प्लेटफॉर्म में ला के बिठा रहा है और बोल रहा है कि आप बच्चों को बताइए कैसे कैसे क्या काम करना है, तो मुझे लगता है कि तूफान में एक चिराग के लिए बंसल न्यूज़ काम कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी कि आप हमारे साथ जुड़े और लक्ष्य में अपने विचार आपने साझा किए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश लक्ष्य में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।